नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पालघर से, जहां पर एक लड़की नाम श्रद्धा, उम्र लगभग 27 साल, पिता का नाम विकास, माता का नाम सुमन और एक छोटा भाई, 4 लोगों के साथ वो पालघर में ही रहती थी। अब श्रद्धा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो वो चाहती थी कि वो अब जॉब ज्वाइन कर ले, और वो इसीलिए पालघर छोड़कर मुंबई चली आती है। और यहाँ पर मुंबई में उसे अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है, जहाँ पर वो जॉब ज्वाइन कर लेती है। और अब वहीं पर कॉल सेंटर में ही उसकी मुलाकात एक लड़के आफताब से होती है, और अब उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और उनकी जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। 2018 में जो श्रद्धा थी वो मुंबई आई थी, और 2019 में जब वो एक बार अपने घर जाती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि मेरे साथ ही एक लड़का जॉब करता है जो कि मुस्लिम है, और मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जो श्रद्धा की माँ थी वो इन सारी चीज़ों के लिए साफ इनकार कर देती है कि हम दूसरे धर्म में तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करेंगे। और जो उसके पिताजी थे वो भी श्रद्धा से बहुत नाराज़ होते हैं कि ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम किसी भी दूसरे धर्म में तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन जो श्रद्धा थी वो कहाँ मानने वाली थी। वो अपने घर से अपना सारा सामान उठाती है और वहाँ से वापस मुंबई चली आती है, और वापस से वो वहीं पर आफताब के साथ लिव इन में रहने लग जाती है। अब इधर जो आफताब था, धीरे धीरे उसके घर वालों को भी पता लगने लग जाता है कि आफताब किसी हिंदू लड़की के साथ वहाँ रहता है। और जब ये बातें उसके घर वालों को पता चलती है तो उन्हें भी ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है। और इन्हीं के बीच में 2021 में जो श्रद्धा की माँ थी उनका देहांत हो जाता है। श्रद्धा इन सारी चीज़ों के लिए अपने घर जाती है, अपनी माँ का जो भी क्रियाक्रम था उसे पूरा करती है, और वो अपने पिता से इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है। लेकिन जो श्रद्धा के पिताजी थे वो श्रद्धा से कहते हैं कि हम तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, और अगर तुम्हें उस लड़के से ही शादी करनी है तो तुम हमें हमेशा के लिए भूल जाना। तो जो श्रद्धा थी वो वापस से मुंबई आ जाती है, और अब जो श्रद्धा और आफताब था उन्हें लगने लगा कि ना ही श्रद्धा के घर वाले मानेंगे और ना ही आफताब के घर वाले मानेंगे, तो अब उन्हें मुंबई छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। और इसीलिए वो मुंबई को छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट होने के लिए आ जाते हैं। 8 मई को वो लोग दिल्ली आते हैं, और यहीं पर एक होटल में रूम किराए पर लेकर वो 8 मई को रहते हैं। 9 मई को भी वो होटल में रहते हैं, 10 मई को भी रहते हैं, और 11 मई को वहीं पर उनका एक दोस्त था जिसके फ्लैट पे वो लोग रहने के लिए चले जाते हैं, और वहीं पर रहते हुए वो लोग खुद के लिए एक फ्लैट देख लेते हैं। और वहाँ फ्लैट देखने के बाद में वो लोग वहाँ पर 18 मई को शिफ्ट हो जाते हैं। 18 मई को सुबह जब वो फ्लैट में शिफ्ट होते हैं तो उसी रात को जो श्रद्धा थी वो आफताब से कहती है कि हम कब तक लोगों से यूं ही भागते रहेंगे, अब हमें जो भी हमारा ये रिश्ता है इसे एक नाम दे देना चाहिए, और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो जो आफताब था वो उससे कहता है कि हमें शादी की ज़रूरत कहाँ पर है, हम अभी भी पति पत्नी की तरह ही साथ में रहते हैं। लेकिन जो श्रद्धा थी वो कहती है कि मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। तो आफताब उसे मना कर देता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, जो कि वो 2-3 साल से बोले जा रहा था। अब श्रद्धा को भी गुस्सा आता है, और उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तो जो आफताब था वो श्रद्धा का गला दबा देता है, और वो उसका गला तब तक दबाता है जब तक कि श्रद्धा की मौत नहीं हो जाती। अब श्रद्धा मर चुकी थी, और वो उसकी लाश को लेकर बाथरूम में डाल देता है, और वहीं पर उसी फ्लैट में वो पूरी रात रहता है। और वो पूरी रात यही सोचता है कि इस लाश का अब क्या किया जाए। और वो सुबह उठता है, मार्केट जाता है, वहाँ पर जाकर वो एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है, एक आरी खरीदता है, पॉलीथीन खरीदता है, और एक पिट्टू बैग खरीदता है, और वो इन सारी चीज़ों को लेकर अपने घर आ जाता है। और वहाँ पर आकर वो जो श्रद्धा की लाश थी उसके टुकड़े करना शुरू करता है। जिन सारी चीज़ों में उसे 2 दिन का वक्त लगा, लेकिन 2 दिन में उसने उसके सारे 30 टुकड़े करके
उसने फ्रिज में पॉलीथीन में डाला और फिर उसे फ्रिज में रख दिया। अब उसने सोचा कि इसकी लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंकना है और वो 18 मई को उसने टुकड़े किए। 19 मई को उसने टुकड़ों को फेंकना शुरू किया। तो रात को वो 2 बजे उठा। उसने उठने के बाद में जो बैग था उसे उसमें पॉलीथीन में से उसमें टुकड़े डाले और उसके बाद में वो उसकी लाश को टुकड़ों को लेकर उसे फेंकने के लिए निकल जाता है। हालांकि जो दिल्ली है उसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है और उन 2 करोड़ की आबादी के लिए वहाँ पर 90,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। लेकिन उन 90,000 पुलिसकर्मियों में से किसी की भी नज़र उस लड़के पे नहीं पड़ी और ना ही 2 करोड़ की आबादी में से किसी की नज़र उस पर पड़ी। और वो एक दिन ही नहीं, 18 मई से लेकर 5 जून तक वो यूं ही उसकी लाश के टुकड़ों को बैग में डालता और उसे लेकर दूसरी जगह फेंकने के लिए चले जाता। उसने उसकी लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंका, लेकिन जो उसका टाइम था वो हमेशा रात को 2 बजे का होता था। 2 बजे ही वो अपने घर से निकलता था और जिस जगह पे वो रहता था ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आसपास में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है या पुलिस वाले तैनात नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उसे कभी भी किसी ने भी नहीं रोका। अब वो जब उस सारे टुकड़ों को फेंक चुका था तो अब उसने अपने फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ किया, बाथरूम को अच्छी तरह से साफ़ किया और अब उसने चैन की सांस ली कि अब पूरी तरह से उसका नामो निशान मिट गया है। इधर जो श्रद्धा का दोस्त था उसके बाद श्रद्धा से 2-3 दिन में हो जाया करती थी, जो कि मुंबई में ही रहता था। और वही लड़का श्रद्धा के घर वालों को भी उसके बारे में बता दिया करता था कि श्रद्धा ठीक है। और इधर जो श्रद्धा है वो एफबी वगैरह के पे भी अपनी फ़ोटो चेंज करती थी, ये कोई भी पोस्ट डालती रहती थी, जिससे उसके घर वालों को तसल्ली थी कि वो ठीक तो है। हालांकि नाराज़ होने की वजह से वो भी उससे बात नहीं करते थे और श्रद्धा भी अपने घर वालों से बात नहीं करती थी, लेकिन वो लोग तसल्ली में थे कि श्रद्धा ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3-4 महीनों से श्रद्धा ने ना ही तो कोई एफबी पे पोस्ट डाली, ना ही कोई इंस्टा पे पोस्ट डाली। तो उसके घर वालों को भी लगा कि आखिर में श्रद्धा ठीक तो है। तो उन्होंने उसके दोस्त से बात की तो उसके दोस्त ने कहा कि मेरी भी श्रद्धा से काफ़ी समय से कोई भी बात नहीं हुई, मैं भी उसका फ़ोन ट्राई करता हूँ लेकिन उसका फ़ोन बंद ही आता है। अब जो श्रद्धा के पिताजी और उसके भाई थे उन्हें चिंता होने लगी और वो वहीं पर मुंबई में ही पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वालों ने कहा ये पूरा मामला दिल्ली का है। तो पुलिस वाले दिल्ली में जो मेहरौली पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इसके लिए बात करते हैं और सारी जो भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है उसके लिए वो पूरी फाइल वहीं पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो मेहरौली पुलिस वाले हैं वो आफताब को ढूंढने लग जाते हैं और जो आफताब का नंबर था जो कि उसने चेंज नहीं किया था उसका वही नंबर था, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है और उसका जो फ्लैट था वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले जब आफताब से पूछताछ करते हैं तो आफताब कहता है कि मेरी उस श्रद्धा की लड़ाई हो गई थी, उसके बाद में वो मुंबई का कहकर यहाँ से निकल गई। मैंने भी गुस्से में उसे कोई बात नहीं की और ना ही उसने मुझे कभी कॉल किया, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। पुलिस वालों ने 2-3 बार उसे एक ही सवाल पूछा और जो आफताब था वो कई बार अपने सवालों से और अपने जवाबों से पलटने लगा, जिससे कि पुलिस वालों को थोड़ा उस पर शक हुआ। अब पुलिस वाले उसे थाने लेकर जाते हैं और वहीं पर उसे पूछताछ की जाती है, जो कि वो अपना पुलिस वाला रवैया दिखाते हैं। तो जो आफताब था वो अब डर जाता है और वो जो भी सारी चीज़ें थी वो सच सच बता देता है। और जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आखिर में इतने पुलिस वालों के नाक के नीचे एक लड़के ने इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी। और जो उसके घर वाले जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो बुरी तरह से रोने लगते हैं कि खास उन्होंने उस लड़की से रिश्ता तोड़ा ही नहीं होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों को ना ही परेशान करना है, ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी लड़की अगर ऐसा कदम उठाती है तो उससे पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हर लड़का अच्छा नहीं होता है, हालांकि हर लड़का बुरा भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे आपने बहुत से केस सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि अधिकतर ऐसे केस में यही होता है
कि आखिर में या तो लड़की को मार दिया जाता है या फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो अगर आप किसी भी लड़के के साथ अपना घर छोड़ कर आ रहे हैं तो पहले उस लड़के के बारे में अच्छे से पता करें और कोशिश यही करें कि आपके माता पिता जो भी आपके लिए फ़ैसला लेंगे वो फ़ैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।